तो हम सर लोग ये 24 पे होंगे अभी। हाँ 24 तक हो गया था है ना। नहीं सर, वो 24 होगा करना है, आज। ठीक है। तो ये 2024 का पेपर, 2023, 2022 ये हो गया, 2021 चल रहा है, जो कि आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 2021 वाला। ठीक है, तो 24। यस सर। तो कह रहा था स्मॉलेस्ट वैल्यू सर ऑफ दिस। इस ये तो आसान है। इसका आंसर 30 आया था सर, AMGM का कंसेप्ट लगाए थे। एम जी एम क्यों लगा रहे हैं? सिंपल बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू निकालो। तो एक काम नहीं कर सकते हम लोग कि एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 9 e⁻x माइनस 25 e⁻−x। इसको जीरो रख देते हैं। तो जब एफ डैश ओके एक्स सर। को जीरो रखेंगे तो क्या आएगा? 9 e⁻x बराबर 25 e⁻−x। सो यहाँ e⁻2x आ जाएगा 25/9। तो e⁻x आ जाएगा 5/3। तो x आ जाएगा ln 5/3। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है। आप डबल डेरिवेटिव निकालिए। तो आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यस पॉइंट सर। ऑफ मिनिमा है। तो ये रख दीजिए उसमें। तो ये रखेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से x है, मतलब ई एक्स है 5/3 है ना। तो यहाँ रखेंगे 9 यस सर। इंटू 5/3 प्लस 25 और e⁻−x रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हाँ, तो 3/5 रख 5 देंगे हो सर। जाएगा। तो यहाँ से 3 3 9 और 5। तो 15 15 30। आपका कितना आया था? 30 ही आया था। हाँ सर, AMGM से हम किए थे ठीक है, लेकिन। उससे भी सही है ना, ए एम जी एम से करेंगे। तो ये आप ऐसा कर रहे होंगे, a+b इज मोर देन इक्वल टू 2√ab। √5b। हाँ सर। तो इससे भी हो जाएगा, सही कह रहे हैं आप, है ना। तो यहाँ से अगर आप यस। करेंगे, सो 2 बाहर है, √ab लेंगे 25 × 9 है ना। तो ये रूट हाँ निकलेगा तो सर। 3 × 5 आ जाएगा, बाकी 1। तो यही आ गया। ये भी सही है। यस सर। तो इससे भी वही आया, मैंने कैलकुलस से किया तभी वही आया, ठीक है। हाँ सर। सो दिस इज फाइन या। सो आंसर 30 अब आएगा सर किसी भी 12। तरीके से। हाँ हाँ सर, आ गया था। ठीक है। 25 देखते हैं। तो ये कह रहा है वो कि हो गया था सर। हो गया, कितना आया आंसर? 1:4। ये आ गया, ठीक है। यस सर। 26 का क्या होगा? सर मुझे थोड़ा प्रोबेबिलिटी पे डाउट होता है, तो इसको थोड़ा सर, इसका थोड़ा थ्योरी भी बताइएगा जब इसको चलिए और ट्राई करते मतलब हैं। करिएगा। हाँ ट्राई करते हैं। यस सर। सो इन अ फैक्ट्री 3 machines XYZ produce respectively 1000, 2000, 3000 bolts every day. The defective percentage of bolts of these machines are 1%, 1.5%, 2% respectively. The bolts produced by the 3 machines get mixed and are sent through a conveyor to find assembly. So conveyor to final assembly. Suppose a फाइनल असेंबली। suppose a bolt is chosen at random from the bolts arrive at the बोल्ट। final assembly, है ना, ठीक है ना, assembly selection and found to be defective. तो आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम पता है? तो ये नहीं बेस सर, वो बेस थ्योरम पे डाउट है सर मेरे तो को। बेस थ्योरम वो पढ़िए, थोड़ा सा क्लास मतलब। 12th का प्रोबेबिलिटी एक बार रिवाइज कीजिए। उसमें बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइजेज हैं। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, देखिए यस। आप। यहाँ पे बताया, एक इवेंट ए ले लेते हैं कि फाउंड बोल्ट, जो बोल्ट हमने फाउंड किया है वो डिफेक्टिव था, है ना। इज डिफेक्टिव, ये यस। गिवन है आपको। और पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, पूछ क्या रहा है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि द डिफेक्टिव बोल्ट इज प्रोड्यूस्ड इन मशीन एक्स? तो E1 हो सकता है कि मशीन एक्स में प्रोड्यूस हुआ हो। E2 हो सकता है मशीन वाई में प्रोड्यूस हुआ हो। E3 हो सकता है मशीन जेड में प्रोड्यूस हुआ है। जेड तो में। यहाँ 3 पार्टीशन है और एक इवेंट आपको गिवन है, ठीक है। तो अब आपसे अगर पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, तो आपको बेस थ्योरम का फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना। तो आप क्लास 12th के एनसीईआरटी में देखिए क्या है बेस थ्योरम का फॉर्मूला। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला, जब भी कोई पार्टीशन हो और कुछ इवेंट गिवन हो तो बेस थ्योरम लगाइए। तो बेस थ्योरम देखिए वहां पे क्या है, E1 इंटू ए गिवन E1। बहुत आसान है ये। अगर आप फॉर्मूला, आप क्लास 12th का एनसीईआरटी खोलो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर खोलो 12th में, बेसिक एक एक एग्जांपल देख देख के सॉल्व करो, आपको समझ आ जाएगा। फिर एक साइज सॉल्व कर लो, हो जाएगा। जो डाउट है आप पूछो क्लास में कि ये ट्राई किया मैंने, ये नहीं हुआ, है ना। तो आप ट्राई करके ओके आइए, सर। खुद से ट्राई कीजिए। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप अप्लाई कीजिए। सर ये हाँ बोलिए। सर वो कोई ट्री मेथड होता है ना, उससे भी हो हाँ जाता है? उससे भी कर सकते हैं, ट्री मेथड से भी हो जाएगा। तो उसको ट्राई करते हैं, रुकिए पहले। मैं तो फॉर्मूला से ही करता हूँ जनरली। ट्री मेथड से भी हो जाएगा जो आप कह रहे हैं, देखिए। तो यहाँ से E1 क्या दिया हुआ है कि मशीन एक्स में प्रोड्यूस होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखो टोटल कितने बोल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1000 + 2000 + 3000, 6000।
और 6000 में x कितना प्रोड्यूस कर रहा है 1000, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो x प्रोड्यूस कर रहा है 1000 आउट ऑफ 6000, 1/6 आ जाएगा। E2 जो है 2000 प्रोड्यूस कर आउट ऑफ 6000, और E3 जो है आपका 3 आउट ऑफ 6000 ना। तो ऐसा हो गया, पुट कर लो इसको। तो ये तो मैं फॉर्मूले से करता हूँ, ट्री से भी हो जाएगा, है ना। तो पहले आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, फिर ए से निकालने के बाद उससे भी हो जाएगा, है ना। मशीन ए से आया, एक्स से आया, डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी, मशीन बी से निकला, डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी, मशीन सी से आया जो भी एक्स वाई जेड है, जेड से आया तो डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये है। फिर उसको डिवाइड कर दो। आपसे पूछा है कि जो हमारे पास क्या है, डिफेक्टिव है और मशीन एक्स से आने की, तो मशीन एक्स में प्रोड्यूस होने क्या, ये मैं ये प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ कि मशीन ए से आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, और अगर मशीन मतलब एक्स से आया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, डिफेक्टिव होगा, तो ये 1% है ना। तो 1% लिख दो, 1/100 अपॉन यही चीज़ यहाँ रिपीट करो, 1/6 इंटू 1/100। फिर सेकेंड मशीन से प्रोड्यूस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/6, और अगर सेकेंड मशीन ने प्रोड्यूस किया तो क्या डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है, 1.5%, तो 1.5/100। थर्ड मशीन से प्रोड्यूस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/6, और अगर थर्ड मशीन ने प्रोड्यूस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव होने की, 2/100। तो इसमें सारा डेटा ना क्वेश्चन में दिया ही होता है, बस आपको सही से उसको फिट करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब इसको देखिए, यह 6 और ये 100 सब में कट जाएगा, तो बचा क्या, ऊपर 1 बचा हुआ है, नीचे 1 × 1 1, 2 × 1.5 3, 3 × 2 6, सो 1/10 आंसर आ गया। देख लीजिए 1/10 मतलब 10% ना, 10/100, तो आंसर इज दिस। तो ये क्लास 12 में बेसिक कर लो, ट्री डायग्राम में तभी इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर उससे कंफर्टेबल हो देख सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ से 10% आएगा, नॉन ऑफ दीज आएगा, फिर देख लो। बाकी आप लोग अपने तरीके से सॉल्व करके देख लो क्या आता है, ठीक है। तो ये आएगा 27 क्या कह रहा है कि आर विद द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड एज एफ एक्स दे दिया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दे दिया। अच्छा, तो पूछ क्या रहा है, देन द एक्सप्रेशन ऑफ जी एक्स। अच्छा, तो देखो यहाँ से अगर लिखोगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो हमें तो जी पता ही नहीं है ना, एफ एक्स पता है। यस सर, जी नहीं पता है, हाँ तो कोई दिक्कत वही नहीं है, फाइंड देखो करना है हमें। जी ऑफ 2x+1, ये है 10x+10, यही ना, यस सर। ऐसा है। अब आप समझो, अगर मैं आपको बोलूँ कि 2x+1 को t मान लो, 2x+1 को t मान लो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, t - 1/2, ठीक। तो इसको लिख देते हैं g ऑफ t। तो यहाँ से x को हटा के t में रख दो, सो 10 टाइम t - 1/2 + 10, इसको सिंप्लीफाई कर लो अब, तो ये 2 काट देगा 5 में, सो 5t - 5 + 10, तो ये हो गया 5t + 5, ये आंसर है। देखिए, तो मैंने gt निकाले हैं 5t, है ना, तो g x में लिखना हो तो आप x में लिख लो, सो 5x + 5, तो ये हमें गिवन था, fx मैंने रख दिया। अब मुझे तो gx चाहिए था, तो मैंने इसको t मान लिया, तो t में आ गया, तो ये आंसर है ना। तो ये हो जाएगा, देख लीजिए। यस सर। 28 कह रहा है कि डबल इंटीग्रेशन आता है आप लोगों को, 1/1 इंटीग्रेट करना होता है, एक वेरिएबल को कांस्टेंट मान के Yes, sir, दूसरे के yes. रिस्पेक्ट में। तो ये आसान है, जैसे पहले इनसाइड वाले को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा लार्ज करके लिख देता हूँ, तो ये है 0 से 1, और y को मैं बाहर ही रख देता हूँ, x e⁻⁻x² dx, और इसमें जो इंटीग्रेशन है 0 से y, जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तब फिर हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, यही है। तो वैसा हो जाएगा 0 से 1 y एंड x e⁻⁻x², और यहाँ से आ जाएगा 0 से y dx। पुट कीजिए इसको, सो यहाँ से 0 से 1 y, इसको इंटीग्रेट कीजिए, कैसे करेंगे, x² को t मान लीजिए, तो x² को Yes, हाँ। t मान लेंगे, तो x² = 2x, तो यहाँ 2 से बैलेंस कर लो, यहाँ 2x लिख दो, तो बैलेंस करने के लिए बाहर हाफ ले लो, तो ये 2x कर दो, तो ये e⁻⁻t dt हो जाएगा। e⁻⁻t का इंटीग्रेशन, तो ये आएगा e⁻⁻x²/-1, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 0 से y dy। सो यहाँ है हाफ 0 से 1, अब क्या बचा हुआ है उसको पुट करो, सो y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x को y रखना है, सो e⁻⁻y² -1 -e⁻0 1/-1, ये है dy। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए सिमिलर वे में, तो माइनस को अगर हटा देंगे तो ये हाफ बाहर है,
0 से y, फिर से ऐसे ही हो जाएगा। तो ब्रेक कर दो इसको, माइनस वो फ्लिप कर दो, y इंटू 1 माइनस ई की पावर वाई स्क्वायर डी वाई। फिर से इसको ब्रेक करो, मतलब दो पार्ट में, तो इसको लिखेंगे हाफ, एक हो जाएगा y डी वाई। एक मिनट, लिमिट क्या था, 0 से 1 ना, लिमिट 0 से 1, y वाला तो काम हो गया है। तो 0 से 1 y डी वाई माइनस हाफ 0 से 1 y ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से फिर से इंटीग्रेट होगा जैसे पहले हुआ था, तो वैसा। तो इसका तो आंसर आसानी से आ जाएगा है ना। तो जो पहला वाला है ये हाफ y का वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये 1/2 आ जाएगा। दूसरा वाला जो है माइनस हाफ, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो 2y, तो इसके बदले यहाँ 4 कर दो। अब ये e की पावर माइनस टी डी टी हो जाएगा, तो ये 1/4 हो गया। तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस टी है ना अपॉन -1, इसका लिमिट 0 से 1, तो कितना आएगा जी, हाफ माइनस, तो जब 1/4 हो गया, 1/4 माइनस 1/4 इंटू में खोलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e की पावर -1 अपॉन दिस, तो 1 माइनस ई की पावर -1 आ जाएगा। तो फाइनल सिंप्लीफाई कर लो कितना आ जाएगा, तो फाइनल ये कट जाएगा 1 वाला, तो बचेगा 1/4 ई की पावर -1। सो 1/4 ई की पावर -1 इज द आंसर। ठीक है, तो मतलब ये आ गया 1/4 ई इज द आंसर ऑफ फाइनल इंटीग्रेशन। तो पहले एक वेरिएबल का इंटीग्रेट करेंगे, फिर दूसरे वेरिएबल से करेंगे। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ चले गए और यहाँ से हमने उसके बाद सॉल्व किया। कोई डाउट है बताओ। तो इसका आंसर है 1/4 ई डी वाला। सो पहले हमने x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया y को बाहर करके, फिर अब बाद में अब इस पूरे को इंटीग्रेट करना था, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया एंड देन आ गया 29। देखिए ये कह रहा है कि फाइंड द सम अप टू 8 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो क्या है 2 5 12 फाइंड द सम अप सर इसका दो डिफरेंस, एक डिफरेंस के बाद सीक्वेंस ना जीपी में जाने लगता है। हाँ तो ठीक है, ये एजीपी होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 2 है तो क्या हो रहा है, 2 + 3 5, 5 + 7 12, यही ना। तो 3 7 और 12 से 31 कब होगा, 19 19 में। अच्छा, 19 की। तो इसमें कैसे पैटर्न ढूंढेंगे, 8 टर्म को तो सम करना है, तो वो Yes, sir. तो हम कैलकुलेटर से भी कर लेंगे, इतना दिमाग काहे लगाएंगे। 1 2 3 4, लेकिन आपको पैटर्न भी तो समझ है अगला टर्म लिखने के लिए। इसने 3 तो 5 टर्म लिख के दिया है ना। अब सर आप मैं बोल रहा हूँ जैसे एक बार डिफरेंस ले जाएंगे ना, हाँ तो वो बनेगा, उसके बाद का जो डिफरेंस बनेगा वो जीपी में बन रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो आप जो कह रहे हैं कि ये 3 आ जाएगा, इसका डिफरेंस कितना 7 का, 7 इसका 19, इसका 55 से 55 55, ठीक। इसका डिफरेंस आपका 4 4, ये 12, ये 36। 36। ओके, तो अगला क्या होगा, 72 हो जाएगा, नहीं सर 30 12 36 डिवाइड 36 3 जा 108। हाँ सर 108। ओके, तो अब 108 इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा है ना। तो बताओ कौन सा नंबर, 55 163 163, तो ये आपका 163 आ गया। ऐसे यहाँ दिखेंगे तो 108 का थर्ड टाइम 3 टाइम 324। अब इसमें 324 ऐड कर दो, कितना 487। फिर ऐसे ही इसका जो डिफरेंस अगले वाले कराएगा इसका 3 गुना 970 है ना, 972 है ना। फिर इसमें ऐड कर दीजिए इसको आप सर 1459। इतने से काम हो जाएगा हमारा, देखो अब काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो ये 55 था, ये 63 आ गया। तो अगला नंबर जो होगा मेरा है ना, तो 86 प्लस हाँ 163 है ना। यस तो 86 + 163 कितना आएगा, ये हो जाएगा सर 246 246 या 9 249 249, ठीक है यस सर ठीक है। अगला फिर अब ये आ गया, सो इसमें आपने इसको ऐड किया और नेक्स्ट था, इसमें इसको ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आएगा, बताइए।
736 सर। तो 736 36 और फिर इसमें इसको sir. ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, बताइए, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस ये था, फिर इसका डिफरेंस ये है, तो इसको 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 ऐड कीजिए। 2195 सर। 2195 2195। तो हमें कितने टर्म चाहिए था? तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म ही चाहिए था, मिल तो गया। तो हमें 8 टर्म चाहिए था। देखो 8 टर्म क्या आ गया, पहला 2 है, दूसरा 5 है, तीसरा 12 है, 31 है, 86 है, उसके बाद आया 249, उसके बाद आया 736, उसके बाद आया 2195। चेक कर लीजिए जी। अब इन सब को कैलकुलेटर से ऐड कर लो या बाई हैंड ऐड कर लो। अभी तो बाई हैंड मतलब कर लो, एग्जाम में बाई हैंड ही करना होगा, तो अभी कर लो, यही आंसर हो जाएगा। बाई हैंड ऐड कर लो, न्यूमेरिकली जैसे ऐड करते हो वैसे ऐड कर लो। सर लेकिन इसका अप्रोच क्या होगा? ये तो ठीक है कि हम ऐसे बन गया सर, लेकिन इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करेंगे तो कैसे नहीं नहीं, बनेगा? जरूरत नहीं, इसलिए 8 टर्म का पूछा है ना। ये यहाँ पे इनका जो पर्पस था पूछने का, वो ये बस पर्पस था कि हमने आपको यहाँ पे बस 6 नंबर दिए हैं, राइट, 5 नंबर दिए हैं, और आपको 8 टर्म का सम पूछ यस। रहा हूँ, तो आप एनालिटिकली डिसाइड कर लो कि छठा, सातवां, आठवां टर्म क्या होगा। तो वो इनका मेन पर्पस था पूछने का, अच्छा कि 6 7 8 टर्म निकाल लो, तो वो आपने निकाले, ये है। सर एक मतलब एक कंसेप्ट, ये अगर ये जैसे जो हमने डिफरेंस किया जब जीपी में आने लगा, तो उससे हम टीआर का जनरल टर्म निकाल के वो पता करके उससे कुछ हो सकता है उसे करके? कर सकते हैं, देखिए आप ट्राई कि करके वैसा कर सकते हैं। इसका जनरल टर्म लिख सकते हैं आप, फिर इसके हेल्प से इसका हाँ जनरल टर्म लिख सकते हैं, फिर इसके हेल्प से इसका जनरल टर्म लिख सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लिख तो सकते हैं इसका, है ना, ये है। हाँ सर। तो वैसा कर सकते हैं ना, आपके पास तो वो है। तो ये हमारा आ गया। तो मेनली हमें जानना था व्हाट इज दैट, दिस दिस एंड दिस, दैट वी कैलकुलेटेड। तो इस क्वेश्चन में पर्पस यही था कि पैटर्न ढूंढ के तुम अगला 3 नंबर निकाल लो। ऐड तो आप ऐसे ही न्यूमेरिकली कर लोगे, है ना, ये है। यस सर, हो जाएगा। 30 देखिए जी, ये कह रहा है m+1th n+1th r+1th टर्म ऑफ एपी आर इन जीपी। अच्छा, तो कोई एपी है तो m+1th टर्म का मतलब क्या होगा, a+md, a+nd, a+rd। तो ये जो 3 नंबर हैं, ये आपको बता रहा है जहां MNR डिस्टिंक्ट है और MNR पॉजिटिव है। तो ये बता रहा है कि ये सब जीपी में है जी, ओके। तो गिवन दैट द n इज 2mr/m+r। अच्छा, और n आपको ये भी दे रखा है कि 2mr/m, मतलब ये n कहीं ना कहीं m और r का हार्मोनिक मीन है, यही है, 2/1/r + 1/m। So n is the harmonic mean of these two number। तो ठीक है, 1/r 1/n और 1/m एपी में होंगे ना। हाँ यस। तो इसका मतलब हो गया कि 1/r 1/m, एक मिनट, बीच में n होगा ना, हाँ हाँ ऐसा होगा क्योंकि है ना ये हार्मोनिक मीन है। सो इसका मतलब है MRN हार्मोनिक मीन में है। तो 1/n 1/r 1/n 1/m, है ना, ऑर्डर तो बताया नहीं है। तो ये आपके पास AP में होंगे, है ना, सही है, हाँ यहाँ तक ठीक है। तो पूछना क्या जा रहा है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n द रेशियो बिटवीन कॉमन डिफरेंस एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से मेनली पर्पस ये है इनका, ये जीपी में है, तो इसका मतलब ये है कि वही a+nd का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a+md इंटू a+rd, ठीक। हाँ। और ये, हाँ इससे d/a निकालना है। तो ठीक है, पहले ही a से डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को a स्क्वायर से, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें रेशियो बिटवीन कॉमन डिफरेंस एंड a। तो मैं a से इसको डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 1 + n/d/a होल स्क्वायर, यहाँ से 1 + m/d/a, और यहाँ से आ जाएगा 1 + r/d/a। dy को कुछ नया नाम दे दो आप, x फॉर एग्जाम्पल, वी नीड x एक्चुअली, तो x नाम दे देंगे, तो ये हो गया 1 + nx होल स्क्वायर 1 + mx एंड 1 + rx। तो यहाँ से हमें x निकालना है। तो कैन वी फाइंड x, वो रिलेशन यूज कर सकते हैं
यू कैन यूज n एज दिस एंड देन इफ नीडेड, है ना। तो आई थिंक मुझे लगता है एंड में वही आ जाएगा n, इसलिए n के टर्म में आंसर है ना, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा, इसके टर्म में कुछ आ जाएगा, तो इसलिए 1/r + 1/m ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ से है ना कि हमारे पास है कि 2/n = 1/r + 1/m, ये है मेरे पास, है ना, वहाँ से। तो खोल दीजिए पूरे को, यू जस्ट ओपन इट। तो ये ओपन करोगे तो आएगा 1 + rx + mx + mrx², यही आएगा, ये है। तो यहाँ से r + m आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 1 + r + m × x = mrx², ये है। तो हमें चाहिए x चाहिए ना, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा इजीली। 1 + n² x² + 2nx, एक साइड बुला लो सबको। तो 1 1 तो कट जाएगा ना ये दोनों तरफ, सो 1 1 तो कट गया, तो यहाँ से बचा गया, यहाँ से आपके पास आएगा n² - mr टाइम x², ये चाहो तो इक्वल टू लिख दूं अगर मैं, तो यहाँ से आ जाएगा r + m - 2n x, ऐसा आ गया। तो एक x तो कट गया, तो फाइनली यहाँ से जो x निकल के आएगा मेरा वो इस तरह का आ रहा है, r + m - 2n अपॉन n² - mr। आई थिंक वी हैव नॉट यूज दिस कंडीशन, ओके, सो नाउ वी कैन यूज। हमने ये अभी यूज नहीं किया है, तो वहां से आप यूज कर लो 2mr अपॉन m + r, वैसा कर लो आप, है ना। सो r + m कैन बी रिटन एज 2mr अपॉन n, हाँ, तो हो जाएगा 2mr अपॉन n। निकलेगा जी, निकालो n के, हमें r + m को हटाना है। ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लोगे आप, तो ये क्या आएगा, व्हेन यू टेक एलसीएम, सो 2 कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा -2 कॉमन निकालो, तो -2 अगर कॉमन निकालो तो यू विल हैव n² - mr अपॉन, डिनोमिनेटर में है n² - mr और एक n एक्स्ट्रा रहेगा, तो ये और ये कट गया, तो फाइनल आंसर इज 2 - 2/n। चेक कर लो। सो व्हाट आई डिड, जस्ट r + m आई रिप्लेस्ड फ्रॉम हेयर, r + m, है ना, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, r + m = 2mr/n। जी, मैंने यही यूज किया, सो आई जस्ट यूज दिस कंडीशन हेयर, इस r + m को हटा के 2mr अपॉन n रखा, देन एलसीएम ले लो तो डायरेक्टली 2/n आ जाएगा, ठीक है, -2/n, यू जस्ट टेक एलसीएम। ठीक, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, देख लो। तो फाइनल आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट हो गया। कौन सा पेपर था, 2021 का, ठीक है। तो 2024 टू 2021 के हमने QMA पार्ट कंप्लीट किया है अभी, ठीक है, दिस पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। अभी आगे बढ़ते हैं, तो ये सब्जेक्टिव पार्ट है, आफ्टर ऑब्जेक्टिव विल डिस्कस सब्जेक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे 2019 का आ गया, ठीक है। ठीक है, तो सो फार वी हैव डिस्कस 2024 टू 2020, लेकिन एक मिनट, 2024 टू 2021
आई थिंक ना 24 नहीं 2019 है ना, इसका मतलब जो एक्चुअली क्या हुआ है ना, वेबसाइट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वहाँ पे है कि बाहर लिखा हुआ है 24 और इनसाइड 23 का पेपर है। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हमने 2023, 2022, 2021, 2020 एंड अब 2019 पे आए हैं। तो जो पहले मैं 2024 बोल रहा था वो एक्चुअली 2023 का पेपर था। 2023 जिसको बोला वो 2022 का था। 2022 हमने किया तो चेक कर लो एक बारी। का भी हाँ आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है। अब चैट में लिख सकते हैं ना 7 हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2024 का भी अपलोड हो गया। हाँ एक्चुअली वो अभी आया, जैसे एम स्टैट्स में भी हमने ना वो पहले वैसे लिखे थे, फिर बाद में नया हमने बुक अपडेट करके भेजे थे 2024 के, तो वैसे ही इसका भी बनवा देता हूँ। हाँ सर, वो जब नोटिफिकेशन आया ना उसके साथ उन्होंने सैंपल के तौर पे दे दिया पिछला साल का क्वेश्चन। अच्छा हाँ वही, तो वो जो सैंपल है वो एक्चुअली 2024 का पेपर होगा, ठीक है। यस तो यस सर। उसका आप लिंक भेज दीजिए ग्रुप में, या उसका पेपर भेज दीजिए, मैं नया बुक बना के भेज देता हूँ, है ना। ये है। ओके सर, आज भेज दूंगा हाँ तो पेपर। ग्रुप में भेज दीजिए जो अपडेटेड है वेबसाइट है या अपडेटेड जो पेपर है। तो अभी तक हमने मतलब 2024 का एक्चुअली किया नहीं है, जो 2024 बोल रहा था वो 2023 का पेपर था एंड सो ऑन। अभी जो हमने कंप्लीट किया है, जैसे मैंने बोला 2021 का है, वो एक्चुअली 2020 का था, ठीक है। तो अभी 2019 का यहाँ से स्टार्ट हो गया क्योंकि इन्होंने लिखा है, ठीक है। और सर उन्होंने थोड़ा सिलेबस भी अपडेट किया है। अच्छा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस का जो एक्स्ट्रा पार्ट है दैट विल डिस्कस, नो प्रॉब्लम, है ना। आपको मेनली यू सॉल्व योर सेल्फ, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। कहाँ से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, जो सिलेबस है वो 11th-12th का ही है, उसमें आप JEE के जो मेंस एडवांस के क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, टोमेटो वाली बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। सो जो भी जहाँ से भी रिसोर्स मिल रहा है प्रॉब्लम का, यू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन दैट टॉपिक्स, और जो डाउट है वो आप क्लास में पूछ सकते हो। अभी आपने जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो यू कैन आस्क नाउ, ये है। सर एक बार आप सिलेबस गो थ्रू करके देख लीजिएगा, क्या कोई टॉपिक ग्रेजुएशन का भी है क्या, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में उन्होंने कुछ कुछ टॉपिक लिखा है जिनका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जैसे जैसे सर एक है स्क्यूनेस। सर मैंने ग्रुप पर सिलेबस डाला है एक्चुअली, आप जी देख जी सकते आपने डाले थे, हाँ देखता हूँ। अच्छा ये तो MS QMS डाला तो हमारा ही वीडियो, मेरा ही सारे वीडियोस आ गए नहीं। तो ये सर यहाँ ये वाला है नीचे वाला। अच्छा तो वीडियोस तो मेरे ही आ गए, ये वाला ना। नहीं ये हाँ सर। तो इन्होंने नया वेबसाइट अपडेट किया है, ओके। तो ये है ना, ये यहाँ पे 2020। हम्म ये सर सिलेबस सेक्शन में जो जाएंगे ना, जहाँ हाँ सिलेबस लिखा हुआ है वहाँ दिया हुआ है अपडेट करके। ठीक है जी, हाँ। तो ये इससे मैं एक नया बुक बना दूंगा, इसका जो है ना अभी डाउनलोड करके, इससे अभी नया अपडेटेड बुक आपको भेज देंगे, क्योंकि पहले 16 से लेके 24 तक का है ना आपका, तो इसमें इन्होंने 25 का भी ऐड किया है। ओके तो हम सिलेबस पे आ रहे हैं, सिलेबस ये है सिलेबस जी, देखो। तो ये तो 11th-12th में था, AP GP HP बाइनोमियल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, है ना। सीरीज एक्सपेंशन याद रख लेना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन थ्योरी ऑफ इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर मैट्रिसेस वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस 11th-12th में नहीं है ना, ये ग्रेजुएशन हाँ का सर है। वो ग्रेजुएशन का है। हाँ वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, बेसिस, ये सब। तो वहां से हाँ आप रैंक नलिटी थ्योरम ये सब हाँ तो रैंक सर है नलिटी ये सर। सब आ जाएगा। और बाकी कैलकुलस में थ्योरी फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा है वो ये वाला ये पार्ट। लाप्लास जो है सर, एक लाप्लास भी है वहाँ पे वो हम्म कैलकुलस में। हाँ आते हैं। तो यहाँ पे जो है लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, ये भी 12th में नहीं होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी नहीं होगा, यही ना। यस सर। एंड
है ना, यहाँ जैसे रैंक 12th में नहीं है, इस तरह से नलिटी, डायमेंशन बेस नलिटी भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है ना, ओके। एंड और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल भी नहीं है। अच्छा, वो 2 वेरिएबल कैलकुलस हो गया ना। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस वाला सेक्शन हाँ, सर। मल्टीपल कैलकुलस हो गया। नहीं सर, वो सब तो मैंने लेकिन ग्रेजुएशन आप में सबने थोड़ा पढ़ा है। सबने ग्रेजुएशन तो किया ही है ना, उसमें पढ़ा ही होगा। ये जैम की तैयारी अगर की होगी तो वहाँ तो पढ़े ही होगे। स्टैटिस्टिक्स में मेन प्रॉब्लम है सर मेरे अच्छा, को आते थोड़ा। हैं, एक मिनट। तो यहाँ पर ठीक है। अब इधर डिस्क्रिप्टिव में क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें आता है मीन मीडियन मोड, ठीक है। हाँ ये पढ़ा है सर। फिर डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का सिंपल फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन या रेंज, है ना। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में वही मीन डेविएशन निकालना होता है। स्क्यूनेस, कर्टोसिस, फ्रीक्वेंसी टेबल, है ना। ओजीव ये तो 11th-12th के, आप जैसे 9th का एनसीईआरटी बुक खोलो, उसका लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है, उसको पढ़ो। 10th का एनसीईआरटी खोलो, उसका लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है, वो पढ़ो, है ना। फिर ऐसे ही 11th का एनसीईआरटी खोलोगे, लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है, वो पढ़ो। तो इसमें कुछ पार्ट कवर हो जाएगा वहां से, ठीक है। जैसे ये ओजीव ये सब ओके सर। 9th के स्टैटिस्टिक्स में है। एंड हाँ हिस्टोग्राम ये भी 9th-10th में, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट। तो इसमें जो ये चीजें हैं ना, आप 9th, 10th, 11th जो एनसीईआरटी बुक गूगल से डाउनलोड करो, और उस बुक का लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है, तो उसको कवर करोगे तो इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट वहां से कवर हो जाएगा। 12th हाँ सर, क्लास, मैंने मतलब हाँ 12th क्लास में मैंने सर, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। हाँ, हाँ सर मैंने केवी में पढ़ाया था बच्चों को ये, फिर तो, मतलब हाँ तो कर 9th लेंगे, वाले को, कर लेकिन लेंगे अब आसान। वो भी हम्म। कुछ जैसे सर बाय मॉड्यूल जैसे सिलेबस में नहीं था, तो क्या बाय मॉड्यूल से भी क्वेश्चन इसमें पूछेगा क्या? हाँ, बाई मॉडल हो सकता है, इसमें 2 मोड आ जाए तो आपको बताइए। बाई मॉडल में क्या है, 2 मोड्स हो सकते हैं, 2 डेटा पॉइंट होंगे जिसका सेम फ्रीक्वेंसी होगी, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले 2 डेटा पॉइंट मिल जाएंगे। तो हो सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते, कुछ भी पूछ सकता है वो तो सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है। और ये एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्लास 11th में है ना, एनसीईआरटी में चैप्टर हाँ नंबर सर 5 हाँ। है, तो वो भी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और सर थोड़ा प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट देख लीजिए। एलिमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, इवेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंस, बेस थ्योरम, बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब हमारे स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में ऑलरेडी कवर्ड है, लेकिन आपको कहाँ से मिलेगा, ये है ना। यस सर। मैं तो करवा दूंगा थ्योरी, कोई बात नहीं, जो भी आप चाहोगे दैट थ्योरी वी कैन डिस्कस इन क्लास, है ना, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम में तो टाइम है ना, ओके। तो अभी तो पहले जो पीवाईक्यू वो कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार पीवाईक्यू जब हो जाएगा, या एग्जाम के, है ना, 20 दिन पहले आपको अगर लगता है कुछ टॉपिक जो आप अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, देन आई कैन डिस्कस, ये है, हो जाएगा। क्योंकि ये सब तो ऑलरेडी जैम, जिन्होंने जैम स्टैटिस्टिक्स दिया तो उसके लिए बहुत आसान है, बेसिक है। अलाउ ये भी मैं बता दूं आपको, क्लास 12th का जो एनसीईआरटी है ना, जो क्लास ये 12th का, सर हाँ वो क्लियर है, ये था पाइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ बस जो, बाइनोमियल। क्योंकि ये भी 12th क्लास के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है ना। 9, 10th, 11, 12th इन चारों का एनसीईआरटी डाउनलोड करो ऑनलाइन गूगल से, और लास्ट चैप्टर देख जाओ, तो उससे ये दोनों पार्ट आपका कवर हो जाएगा। मोस्ट पार्ट, कुछ पार्ट बच सकता है, जैसे आप कह रहे बेस थ्योरम है 12th में, इंडिपेंडेंस भी है, बाइनोमियल भी है वहाँ पे, पॉइसन नहीं है और नॉर्मल नहीं है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। बस आपको पीएमएफ याद रखना है, जैसे मैं आपको अभी एक लाइन में बता दूं, तो इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान सा है। जैसे अब जैसे आप बाइनोमियल में जानते होंगे कि x इक्वल टू एक्स होता है एन सी एक्स पी की पावर एक्स 1 माइनस पी की पावर एन माइनस एक्स, ये बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वैसे ही पॉइसन में कुछ नहीं है, इसके जगह पे नया आ जाता है ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, एक्स 0 1 2 इस तरह होगा। यहाँ भी x 0 1 2, यहाँ n तक होता है, यहाँ कोई फिक्स नहीं होता, ये है। नॉर्मल में एक पीडीएफ आ जाता है इसके बजाय, तो इसको वैसा ना लिख के, नॉर्मल का होता है 1/√2 सिग्मा ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर, ये हो जाता है। यहाँ x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे आप x लिखते हैं बाइनोमियल n कॉमा p, उसको यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं पॉइसन लैम्बडा, और इसको लिखते हैं x नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। तो ये नोटेशंस हैं लिखने के, और इसका मतलब इससे है, इसका मतलब इससे है, और इसका मतलब इससे है, तो आपको ये बस याद रखना पड़ेगा। फिर एक्सपेक्टेशन आप जानते होंगे कि यहाँ पे बाइनोमियल में एक्सपेक्टेशन कितना होता है, एन पी, वेरिएंस कितना होता है एन पी क्यू, क्यू मतलब 1 माइनस पी। तो वैसे ही आप अगर पॉइसन में आएंगे, सो पॉइसन में जो एक्सपेक्टेशन होता है वो होता है लैम्बडा, जो वेरिएंस होता है वो भी होता है लैम्बडा। अगर आप नॉर्मल में आएंगे, है ना,
तो ये पॉइसन का हो गया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन है म्यू और इसका वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। तो आपसे ज़्यादा क्या पूछ लेगा, ई एक्स स्क्वायर पूछ लेगा। तो ई एक्स स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हो आप, म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से अगर ई एक्स स्क्वायर निकालोगे, वेरिएंस का फॉर्मूला पता है ना, उससे आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, इसमें वैसे बाइनोमियल में निकाल सकते हो। तो ये मेनली पॉइसन है, ये नॉर्मल है, मतलब इसको बोलते हैं पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या जिसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है एनसीईआरटी क्लास 12th में, है ना। ये पीडीएफ है नॉर्मल का, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं इसको। तो नॉर्मल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और बाइनोमियल एंड पॉइसन जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो थोड़े से प्रोबेबिलिटी का लेक्चर अगर आप देखोगे तो उससे हो जाएगा। तो मैं या तो ऐप में जो है ना, ऐप में मैं इंपोर्ट करवा देता हूँ, तो उसमें जो कुछ जो जैम में मैंने पढ़ा रखे हैं सर आपने प्रोबेबिलिटी डलवाया जैम एमएस के लेक्चर्स? लेक्चर्स है ना, तो उसमें आप देख सकते हो उसमें, क्योंकि उसमें बहुत हाई लेवल पे पढ़ा रखा है, तो आपका तो बहुत लो लेवल तक जाना है। तो आप अगर उसमें जो जैम के लेक्चर्स अगर इंपोर्टेड है आपके ऐप पे, तो उसमें जाइए जहाँ स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट हमने यहाँ से किया होगा। अगर आप जैम एमएस के लेक्चर देखेंगे तो स्टार्ट्स यहाँ से होता है। तो ये पूरा पार्ट 1 by 1 कवर्ड है। फिर उसी में जाके आप देखेंगे आगे जाके पॉइसन नॉर्मल भी पढ़ाया होगा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में जाके, लेकिन वहाँ बहुत डिटेल में बहुत डीप पढ़ाया गया, उतनी आपकी ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक्स है आपका, है ना। तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट यू कैन कवर दीज पार्ट्स देयर, ठीक है, तो उससे हो जाएगा। ये अभी मैंने सीयूईटी में पढ़ाए थे, तो इसका भी हो जाएगा, है ना। ले आप जस्ट एक बुक है गुप्ता कपूर की, है ना, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उसका भी पहला चैप्टर ही है ये, तो वो भी देख सकते हो उससे, या कोई भी बुक कम होगा, 9, 10, 11, 12 का लास्ट चैप्टर पढ़ो, ये मोरलेस कवर हो जाएगा, ये है। ठीक है, बाकी जो पार्ट रह जाएगा जो आपको नहीं आता वो हम डिस्कस कर सकते हैं क्लास में। आप बताओगे, जैसे अगर आपको नहीं पता है कि रैंक क्या होता है, नलिटी क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये सब स्पेस क्या है, ये बेसिस क्या है, तो ये सब हम डिस्कस कर सकते हैं ना। एक चैप्टर जस्ट गूगल कर लोगे वेक्टर स्पेस, एक चैप्टर है लीनियर अलजेब्रा का, तो वो उसमें आ जाता है, नहीं सर, वो पढ़ा हूँ मैं, है ना। वेक्टर तो स्पेस पढ़ा हूँ। वेक्टर स्पेस क्या है, उसी से सब स्पेस आता है, उसी में बेसिस आता है, फिर उसी में रैंक नलिटी, है ना। रैंक तो मैट्रिक्स का होता है, नलिटी मैट्रिक्स का हो जाएगा, है ना, इस तरह से है। फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी है 11 12 में, लेकिन थोड़ा आगे जाके ब्रॉड है कि लाइक कब नो सॉल्यूशन होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो वो भी जैम के लेक्चर में जो लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर होगा। अच्छा, तो आपको क्या करना है, जो जैम का लेक्चर ऑलरेडी आपके ऐप में इंपोर्ट कर रखा है जैम एमएस वाला मैंने, तो उसमें मैंने ये भी पढ़ा रखा है, वेक्टर स्पेस क्या है, सब स्पेस क्या है, बेसिस क्या है ना, रैंक नलिटी डायमेंशन सब पढ़ा रखा है। तो ये पूरा पार्ट आपको जैम एमएस का जो लीनियर अलजेब्रा वाला सेक्शन है उसमें ये कवर्ड होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी चीज़ें हैं जैम में वो ऑलरेडी आपके ऐप में है, ठीक है। सर बस एक वो लेग्रांज मल्टीप्लायर और लाप्लास ट्रांसफॉर्म करा देना। लाग्रांज मल्टीप्लायर भी है उसमें। आप अगर जाएंगे हाँ। कैलकुलस वाले सेक्शन में, जो जैम एमएस का लेक्चर है उसमें जाएंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में, तो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो जो जैम का पूरा लेक्चर है उसमें एक सब टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक पैराग्राफ है। डिफरेंशियल कैलकुलस के लास्ट के लेक्चर्स में आप जाएंगे, सेकेंड थर्ड लास्ट लेक्चर जो होगा उसमें लाग्रांज मल्टीप्लायर पढ़ा रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके ओके सर, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म बस वही। हाँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म रह जाएगा ना, लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है ये, तो है ना, हालांकि आसान है ये, जस्ट फॉर्मूला है। जैसे आप जानते हैं ना साइन का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो वैसे लाप्लास में याद रखना कि साइन का लाप्लास फॉर्म क्या होता है, एक्स का क्या होता है, तो वो डिराइव कर सकते हो, उसका एक ही फॉर्मूला है ना। तो मुझे लगता है बाकी पार्ट्स वहाँ से कवर हो जाएगा। हाँ, लाग्रांज मल्टीप्लायर भी आपका कैलकुलस वाले पोर्शन में जैम वाला करा रखा वहाँ कवर हो जाएगा, एंड ये लीनियर अलजेब्रा से कवर हो जाएगा, ये वाला पार्ट प्रोबेबिलिटी वाले लेक्चर से कवर हो जाएगा, है ना, ये है। फिर ये लाप्लास का देखते हैं, ये सब आपको 9, 10, 11 से कवर हो जाएगा, ये है ना। तो बच्चा ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, एक लेक्चर लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर कर सकते हैं, है ना, बहुत आसान है, एक फॉर्मूला है लाप्लास का, बस उस पर सारे काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये खोल रहे थे MSQMS का पेपर था, तो ये वाली बुक थी ना, तो 19 का करना है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने किया है वो एक्चुअल में, अभी नया बुक भेजूंगा मैं, तो नया बुक में वो रहेगा 2023 2024 से लेके 2000, हमने अभी 2000 नहीं 23 22 21 और 20 ये हमने डिस्कस किए 4 पेपर अभी तक। अभी डिस्कस करना है 19, फिर ऐसे ही 2015-16 तक करेंगे, फिर एक 24 का आ जाएगा, फिर उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो बुक अभी अपडेटेड बुक में भेज दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। सो आई थिंक ठीक है, मुझे लगता है आज यहीं स्टॉप करते हैं। कितना हो गया, 9 से 10 था ना वो क्लास, हाँ टाइम तो है 10 मिनट। तो कल भी क्लास होगी, कल हम इस पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक।
ठीक है, फिर आज ये स्टॉप करते हैं। थैंक यू, कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।